वेलकम टू रिक्स बायोलॉजी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने ये कहा था कि एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स व्हिच इज जीन। इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स वन फैक्टर डोमिनेट्स द अदर। कि हर एक कैरेक्टर जो आपको दिख रहा है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? एक फैक्टर कंट्रोल कर रहा है जो कि एक जीन है। और अगर डिसिमिलर अलग अलग फैक्टर्स हैं जहां पर, उस केस में क्या होता है, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को डोमिनेट कर देता है। ये सारी बातें हो गई थी लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू फर्स्ट लॉ। एक्सेप्शंस मतलब ऐसा नहीं है कि लॉ गलत है, लॉ बिल्कुल एक्यूरेट है, हर जगह पे अप्लाई, कहीं कहीं पे अप्लाई होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लॉ गलत है, लॉ बिल्कुल सही है, लेकिन हमें नेचर में कुछ कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलती हैं। आज हम वही पढ़ेंगे कि वो कौन सा केस है, कहाँ पे नेचर में क्या है ऐसा जहां पे हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस देखने को नहीं मिलता। मतलब डोमिनेंस मतलब एक जीन दूसरे जीन को कैसे डोमिनेट करता है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। एक्सेप्शंस टू फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, एक्सेप्शंस में हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, एक हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक हो गया को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं ड्रैगन, स्नैप ड्रैगन, सॉरी स्नैप ड्रैगन। स्नैप ड्रैगन का नाम क्या है? एंटीराइनियम स्पीशीज। एंटीराइनियम स्पीशीज में असल में होता क्या है? एंटीराइनियम स्पीशीज में हमें क्या देखने को मिलता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। देखो इधर पता है क्या होता है, एंटीराइनियम स्पीशीज में एक रेड फ्लावर होता है। मतलब क्या करते हैं हम, एंटीराइनियम स्पीशीज में हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। इसमें हम लोग लेते हैं एक रेड फ्लावर और एक हम लेते हैं, व्हाइट को मैं ब्लैक से कर लेती हूँ, एक हम लेंगे व्हाइट फ्लावर। ठीक है, दिस इज व्हाइट, ये है हमारे पास रेड फ्लावर और ये है हमारे पास व्हाइट फ्लावर। रेड फ्लावर को हम बड़े आर से रिप्रेजेंट करते हैं और व्हाइट फ्लावर को हम छोटे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ पे करवाएंगे इनका मेटिंग, मतलब हम लोग करवा रहे हैं इसका क्रॉस। जब हमने इसका क्रॉस करवाया तो हमारे पास आया आर आर, यही आएगा हमारे पास आया आर आर। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस यही है कि जब हमने रेड को और आर को यहाँ पे मेटिंग करवाई, क्रॉस करवाया, तो हमारे पास क्या आना चाहिए? हमारे पास रेड फ्लावर आना चाहिए, जैसे कि हमारे पी प्लांट में आया था। एक टॉल प्लांट लिया था, एक ड्वार्फ प्लांट लिया था हमने। टॉल प्लांट ने बड़े वाले टी ने क्या किया था, छोटे को डोमिनेट कर दिया था और यहाँ पे हमारे पास रेड आया था। आप ये बोल रहे हो, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पर आएगा हटीरोज आएगा, रेड आएगा, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर आ जाता है पिंक कलर, मतलब पिंक फ्लावर आ जाता है। यहाँ पे कौन सा फ्लावर आ जाता है? थोड़ा मैं ऐसे कर लेती हूँ ना, फिर समझ जाना कि ये पिंक है। यहाँ पे आ जाता है पिंक फ्लावर। ठीक है, तो इधर तो आपको डोमिनेंस देखने को मिली है, यहाँ तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। मतलब जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेड फ्लावर आएगा, बट यहाँ पे आ जाता है, क्या आ जाता है हमारे पास? पिंक फ्लावर आ जाता है। पिंक फ्लावर क्या है? इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ जाता है, बीच वाला कैरेक्टर, इंटरमीडिएट कैरेक्टर। अच्छा, कभी आपने क्या किया है, रेड कलर को और व्हाइट कलर को लेना, मिक्स कर लेना, आपके पास पिंक कलर आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि कोई किसी पे डोमिनेंट क्यों होता है, क्यों किसी पे कोई डोमिनेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा वाला आर है, ये छोटा वाला आर है। ठीक है, ये रेड है, ये व्हाइट है, मतलब ये वाला जो है ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल जीन है इधर को, और इधर को डिफेक्टेड जीन है। ठीक है जी, इधर को डिफेक्टेड जीन है। अब जो डिफेक्टेड जीन है वो तो कोई प्रोटीन बनाएगा नहीं। अब जो नॉर्मल वाला जीन है, मान लो वही प्रोटीन बनाएगा। मान लो इस प्लांट को चाहिए 100% प्रोटीन चाहिए इन दोनों को रेड कलर करने के लिए। मतलब हम चाहते हैं कि 50% ये बनाए और 50% ये बनाए। हम तो यही चाहते हैं ना कि 50-50 दोनों बनाएंगे और 100% प्रोटीन हमें मिल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, जैसे हम
मेंडल का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मान लो यहाँ पर क्या था, टॉल था, ड्वार्फ था, ये वाला इसको डोमिनेट कर देता है, ऐसा ही होता है। पर मान लो इनको चाहिए 100% प्रोटीन और 50 ये बनाता 50, अब ये डिफेक्टेड है 50 तो ये नहीं बना पाएगा, तो उस केस में क्या होता था कि 50% ये तो नॉर्मली बनाता ही था और इसको बोलता था कि तुम बीमार हो, तुम इतनी प्रोटीन नहीं बना सकते, तो क्यों ना मैं इतनी प्रोटीन बना लूंगा। तो हमारे पास अगर मान लो ये 100% प्रोटीन बनाता, 50% एक्स्ट्रा बनाता, अब 50 इसका भी 50% ये बनाता, तो यहाँ पे हमें 100% प्रोटीन बनती, आगे 100% प्रोटीन बनती, तो हमारे पास रेड फ्लावर आ जाता है ना, हम ये एक्सपेक्ट करते, बट ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं है। इसने इसको डोमिनेट नहीं करा, इसने उतना प्रोटीन नहीं बनाया, एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं बन पाया। तो एक्स्ट्रा प्रोटीन ना बनने की वजह से यहाँ पर हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिला, मतलब इनकम्प्लीट है, उसने पूरी तरीके से दूसरे को डोमिनेट नहीं किया। अगर ये इसको डोमिनेट कर जाता ना तो हमारे पास रेड कलर का फ्लावर आता। अब देखो 50% इसने अपने वाली वो प्रोटीन बनाई, बट इधर को कोई प्रोटीन बना ही नहीं है, व्हाइट का व्हाइट था। अब 50% जब इसने बनाया तो 50 और होता तो रेड आ जाता, 50 था बेचारा अकेला, क्या करता, तो इसलिए इसके बीच जो इसके बीच वाला करेक्टर है क्या, जो कि इंटरमीडिएट करेक्टर है, पिंक इज द इंटरमीडिएट कलर करेक्टर। मतलब एक रेड फ्लावर को हमने लिया, एक व्हाइट फ्लावर को लिया, हमने इन दोनों का क्रॉसिंग करवाया, हमने इन दोनों को इसलिए मेटिंग कराई ताकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें रेड कलर मिलेगा, हमें डोमिनेंस देखने को मिलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं, हमें यहाँ पे कोई डोमिनेंस देखने को नहीं मिला और यहाँ पे हमें पिंक फ्लावर मिल गया जो कि इंटरमीडिएट करेक्टर है। अगर हम इसका पन्नेट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, पन्नेट स्क्वायर बना लो। पन्नेट स्क्वायर में हम क्या करते हैं, ये रखा, ठीक है, इन दोनों को कर लो आर 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 हो गया और आर आर हो गया। अब इसका हम फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं, फिनो देखो फिंटो लिख दिया है मैंने, फिनोटिपिक रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जो करेक्टर आपको सामने से दिख रहा है, आपको सामने से क्या दिख रहा है। अब आप ये बोलोगे कि 3:1 आएगा, ऐसा कैसे आ जाएगा, इधर को क्या है आर, बड़ा क्या था, कैपिटल और क्या था, रेड था, ये आर है, एक बड़ा वाला आर एक छोटा है, तो हमारे पास क्या आया, पिंक फ्लावर, मतलब ये पिंक है, here we can see पिंक फ्लावर, पिंक कलर। एंड यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास व्हाइट आएगा। तो हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो क्या निकलती है, फिनोटिपिक रेशियो निकलती है 1:2:1 आ जाता है हमारे पास, एक रेड है, दो पिंक है, एक व्हाइट है। अब जीनोटिपिक क्या है, मतलब जीनोटिपिक क्या है, आप अंदर से उसकी असलियत देखना चाहते हैं तो जीनोटिपिक रेशियो भी निकाल लो। जीनोटिपिक रेशियो क्या है, अब जीनोटिपिक रेशियो आपको क्या दिखेगी, अंदर से आप देखोगे उसको वो रेड है, अंदर से देखोगे वो पिंक है, बाहर से देखो अंदर से देखोगे वो व्हाइट है। तो इसका जीनोटाइप भी क्या है, 1:2:1, मतलब फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप। ये कितना रियल है, जो अंदर से है वही बाहर से है। ऐसा बोलते हैं ना लोगों को, जैसे मुंह पे हर कोई मिठास निकालता है, मुंह पे बड़े अच्छे से प्यार से बात करेगा, अच्छा बन के रहेगा, लेकिन अंदर को उसके क्या होता है, अंदर को उसके बहुत नफरत भरी होती है किसी के लिए, सामने कोई प्यार दिखाता है, अंदर से वैसा होता नहीं है। पर देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, इधर को जो अंदर से है वही बाहर से है, जो अंदर से आपने देखा 1:2:1, बाहर से भी देखा आपने 1:2:1, ठीक है, जो अंदर है वो इसके बाहर है, जो बाहर है उसके अंदर है। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें कहाँ देखने को मिलती है, स्नैपड्रैगन में, जिसे हम बोलते हैं एंटीराइनम स्पीशीज, ठीक है, समझ में आ गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम लोग करेंगे कोडोमिनेंस, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कोडोमिनेंस पे आ जाओ। कोडोमिनेंस, को का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है, को का मतलब होता है साथ साथ, और डोमिनेंस का मतलब होता है डोमिनेंस, डोमिनेंट कर दो किसी को। कोडोमिनेंस क्या है, किसी दो एलील के, कोई दो एलील है उनकी दोनों की डोमिनेंट हो जाए, या फिर आप ये बोल सकते हो कि कोई भी दो एलील है वो एक दूसरे को सप्रेस ना कर पाए, मतलब साथ साथ कम कर रहे।
अगर ए अलील है और बी अलील है, ए बी को नहीं बोलेगा कि तू ये मत कर वो मत कर, उसको बोलेगा तेरे मन में जो आता है तू वो कर और मेरे मन में जो आता है मैं करूंगा। कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा है, मतलब दोनों का ही दबदबा है, मतलब कोई किसी को छेड़ नहीं रहा है। को डोमिनेंस इससे हम बोलते हैं। अगर होना है तो दोनों ही डोमिनेंट है एक दूसरे पे, ठीक है। कोई रिसेसिव नहीं है, कोई उसको दबा नहीं रहा है, मतलब एक दूसरे को अगर दबाएंगे भी तो एक दूसरे को मतलब एक उठा दूसरे को दबा दिए तो वो दब गया, वैसा वाला नहीं है। या तो दोनों ही सप्रेस हो जाए या एक दूसरे को सप्रेस कर ही ना पाए, या फिर दोनों का ही डोमिनेट हो जाए, दोनों का ही इक्वल दबदबा है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कोडोमिनेंस में, हम एग्जांपल पढ़ते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ठीक है। हमारे पास 4 तरीके का ब्लड ग्रुप होता है, ए बी और ओ, ठीक है। अब मान लो ये वो बंदा है जिसके पास वो वाला जीन है जो ए ब्लड ग्रुप को डिसाइड करेगा। मान लो इसके पास भी ये है, इसके पास भी ये है, तो इधर को जो आरबीसी बनेगा, ठीक है, दिस इज आरबीसी। इसके ऊपर जो एंटीजन बनेगा वो ए एंटीजन बनेगा, क्योंकि ये ए ब्लड ग्रुप को डिसाइड कर, दिस इज आरबीसी, ठीक है। ए यहाँ पे ए इज एंटीजन, ए एंटीजन यहाँ पे चारों तरफ इसके बन जाएगा, तो ब्लड ग्रुप ए डिसाइड हो जाएगा। अब मान लो कोई दूसरा बंदा है, ठीक है, दूसरा बंदा है जो कि अब बी की बात कर रहे हैं हम लोग, बी है इसका, ठीक है। अब इधर पे जो एलील है, ये जो जीन्स है वो क्या कर रहे हैं, बी ब्लड ग्रुप को डिसाइड कर रहे हैं। तो इधर को जो आरबीसी बन रहा है, इधर को जो आरबीसी है उसके ऊपर क्या बनेगा, बी एंटीजन बन जाएगा, ठीक है। अगर ये बी को डिसाइड कर रहा है तो इस पे बी एंटीजन बन जाएगा। अब आरबीसी के ऊपर क्या लग गया, एंटीजन, बी एंटीजन लग गया, मतलब यहाँ पे प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के ग्लाइकोप्रोटीन्स है जो कि क्या है, ये एंटीजन है, बी एंटीजन लग गया, ठीक है। अब ए बी कैसे बनता है, अब मान लो ये ए बी वाला बंदा है, ठीक है, ये ए है, इधर को बी है, एक एलील ए को डिसाइड कर रहा है, दूसरा बी को डिसाइड कर रहा है। अब इधर को ए बी ब्लड ग्रुप कैसे बनेगा, दिस इज आरबीसी। यहाँ पे कहानी सुनो, जो ए वाला देखो नॉर्मली क्या होता है, ए जो क्या होता है एक दूसरे को डोमिनेट कर जाता है, ऐसा ही होता है, हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे वैसा होता नहीं है। ये हमारा जो ए बी है ये दोनों ही टक्कर के हैं, इधर को कोई एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करेगा। मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, दोनों में ऐसा होता है कि पति बोलता है तू क्या कर, तू ये जो तेरे मन में जो आता है तू वो कर, पत्नी बोलती है ठीक है तुम अपने तरीके से जियो, पूरा का पूरा फ्रीडम है, एक दूसरे को फ्रीडम दे रखा है। पति पत्नी को नहीं बोलता कि तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू वहां मत जा, तू यहाँ मत जा, ये नहीं बोलता है। पति पत्नी को इतना बोलता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहा हूँ, तुम्हें जैसे तुम्हारी लाइफ जीनी है तुम वैसे जियो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें पूरी की पूरी फ्रीडम दे रखी है। इधर ऐसा वाला है, ए बी को कुछ नहीं बोलता, बी ए को कुछ नहीं बोलता, ये दोनों एक दूसरे को सप्रेस बिल्कुल भी नहीं कर रहे, कोई किसी के काम में अपनी टांग नहीं अड़ा रहा है, ठीक है। एक दूसरे को दोनों ही एक दूसरे के ना टक्कर के, ए बोलता है ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी तुम करो, बी बोलता है ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी तुम वैसा करो। तो इधर कोई डोमिनेंस हमें देखने को नहीं मिलती है, इधर हमें कोई डोमिनेंस नहीं देखने को मिलती। हम चाहते हैं, हम बोलते हैं ए इज डोमिनेंट ओवर बी, नो, ए इज नॉट डोमिनेंट ओवर बी एंड बी इज नॉट डोमिनेंट ओवर ए, दोनों का ही दबदबा है। अभी मैंने क्या बोला था, कोई भी दो एलील की दोनों की डोमिनेंट हो जाए, अगर ए का डोमिनेंट है तो मैं बोलती कि ए का बी पे डोमिनेंट हुआ है, डोमिनेंस हुआ है। फिर अगर बी डोमिनेंट होता है मैं बोलती कि बी का ए पे डोमिनेंट हुआ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि दोनों का ही डोमिनेशन है, यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी कोई किसी को छेड़ नहीं रहा है, तो आसानी से ए बी बन जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप वाला बंदा आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होगा, किसी को कोई छेड़ नहीं रहा है। Here we can see कोडोमिनेंस, साथ साथ जो करना है साथ साथ, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूंगा।
here we can see, कहाँ पे लिखो, here we can see codominance between A and B allele। ये पॉइंट याद रखना, आपको कोडोमिनेंस यहां देखने को, मतलब आपको यहाँ पे कोई डोमिनेंस शो नहीं हो रही है, तो यहाँ पर लॉ की बात करो ना, लॉ डोमिनेंस क्या कहता है कि इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर वन फैक्टर डोमिनेट्स द अदर, बट इधर तो अलग अलग फैक्टर्स हैं, ठीक है, करैक्टर्स हैं, तो इधर को तो कोई दूसरे को डोमिनेट नहीं कर रहा ना, तो यहाँ पे हमें कोडोमिनेंस देखने को मिल रहा है, मतलब हम यहाँ पे एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं कि हर जगह पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। A is not dominant over B, A is not dominant over B and vice versa, ठीक है ना, A B को डोमिनेट कर रहा है ना B A को डोमिनेट कर रहा है, ये भी हो गया। अब O कैसे बनता है, कहाँ पे बताऊं, ये पे बता देती हूँ छोटा छोटा। अब O कैसे बनता है, O कैसे बनता है, ओ नाम का कोई एंटीजन होता ही नहीं है, इधर को जो आरबीसी बनता है वो आरबीसी गंजा होता है, देयर इज नो एंटीजन, और ओ एंटीजन का कोई नाम ही नहीं होता है, ठीक है, ओ एंटीजन का कोई नाम नहीं होता है, इसकी जगह पे हमारे पास होता है, थोड़ा अलग करके बताती हूँ, आई नाम, इधर को आई एलील होते हैं, और आई एलील क्या है, म्यूटेशन वाले म्यूटेंट जीन्स हैं, आई जो हमारे पास दो एलील है, ये म्यूटेंट जीन है, म्यूटेशन का मतलब इनमें खराबी हो गई, अगर खराबी हो गई है तो इधर तो कोई ओ नाम का एंटीजन ही नहीं बनता है, ठीक है, तो ये म्यूटेंट एलील है, अगर ये म्यूटेंट एलील है तो इधर को कोई एंटीजन बनता ही नहीं है, तो हमारे पास ओ आ जाता है, ओ ऐसे बनता है, ओ मतलब ऐसा नहीं है कि इधर ओ होगा इधर ओ होगा तो हाँ भाई ओ बन गया, ऐसा नहीं होता, इधर को आई होता है, ठीक है, आई होगा, आई म्यूटेशन वाला है, अगर म्यूटेशन वाला है तो ये क्या आगे कुछ डिसाइड ही नहीं करेगा, खराब है ना, खराब क्या काम कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता, तो इधर को हमारे पास ओ आ जाता है, ठीक है। हमें डोमिनेंस कोडोमिनेंस कहाँ देखने को मिला, हमें कोडोमिनेंस ए और बी एलील में देखने को मिला। एक और बात मैं आपको समझाती हूँ इसी में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। कोडोमिनेंस में एक और चीज बता रही हूँ आपको, आपके लिए जानना जरूरी है। ए ब्लड ग्रुप वाला जो बंदा होता है, हम बोलते हैं कि उसके पास मतलब ए एंटीजन होगा, यही बोलते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ए ब्लड ग्रुप, मतलब जैसे मैं हूं, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास ए एंटीजन ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, मेरे पास ए होगा और मेरे पास आई हो सकता है, ठीक है, ए हो सकता है और आई हो सकता है, मेरे पास दो ए नहीं होंगे, मेरे पास एक ए होगा, मेरे पास आई भी हो सकता है, ठीक है। अगर मेरे पास एक ए एलील है एक आई एलील है तो तब भी मेरा ब्लड ग्रुप ए होगा, तब भी मेरा ब्लड ग्रुप ए होगा, क्योंकि ए इज डोमिनेंट ओवर आई, here we can see A is dominant over I, क्योंकि A और I दोनों टक्कर के नहीं है, मैंने आपको बताया था कि A और B एलील्स दोनों टक्कर के हैं, A और B एंटीजन दोनों टक्कर के हैं, कोई किसी को तंग नहीं करता, तभी हमें कोडोमिनेंस देखने को मिलता है। बट यहाँ पे A था तो ठीक है, A था तो नॉर्मली A एंटीजन ही बनेंगे, बट जहां पर A है और I है, A जो है I को डोमिनेट कर देता है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल डोमिनेंस हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल डोमिनेंस हम देख रहे हैं, हम जो है ना, हम यहाँ पे नॉर्मल डोमिनेंस देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है, ए आई के बीच कोई टक्कर नहीं हो सकती, ये नॉर्मल डोमिनेंस है, हमें को डोमिनेंस सिर्फ ए और बी में देखने को मिलती है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए की जगह आई होता तो ए इज डोमिनेंट ओवर आई, जहां पे बात ए बी की होती है वहां पे कोडोमिनेंस शो होता है, जहां पे बात ए और आई की हो, बी और आई की हो, बी और आई का भी बताती हूँ। ए कंडीशन तो ये थी आपके पास के यहाँ पे बी एलील्स थे तो ठीक है, बी हो सकता है, बट यहाँ पे मान लो यहाँ पर बी है और यहाँ पर आई है, सो यहाँ पर भी हमें बी इज डोमिनेंट ओवर आई, बी इज डोमिनेंट
ओवर आई, क्योंकि बी और आई की कोई टक्कर नहीं है, ए और आई की कोई टक्कर नहीं है, बी इज डोमिनेंट ओवर आई। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ कोडोमिनेंस ए और बी में देखने को मिलता है, क्योंकि ये दोनों ही टक्कर के। ठीक है, अब जिस बंदे का ब्लड ग्रुप मान लो ए है, आपके किसी फ्रेंड का ब्लड ग्रुप बी हो, तो आप उसे बोलो अच्छा, आप सोचो कि हाँ यार इसके पास बी एलील्स होंगे, बस हो सकता, अपने अंदर तो नहीं झांक के देखा ना, आप उसका जीनोटाइप नहीं जानते हो, आप बस आपको इतना पता है, आपको फिनोटाइप का पता है कि हाँ इसका ब्लड ग्रुप बी है तो इट मीन्स के बी होगा, बट अंदर को नहीं देखते हो आप। बी भी हो सकता है, बी और आई भी हो सकता है, एंड बी इज डोमिनेंट ओवर आई। आई बेचारा कुछ है नहीं यार, आई देखो मैंने क्या बोला, आई क्या है, म्यूटेशन वाला ही है, म्यूटेंट एलील है, तो ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो बी का दबदबा होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ मैं आपको, इसे देख लेते हैं हम लोग। मैं क्या बताने वाली थी आपको, आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट हमेशा आता होगा, मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल एलीलिज्म क्या है, आपके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता होगा, मल्टीपल एलील्स क्या है या मल्टीपल एलीलिज्म क्या है। देखो, आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए हर किसी के पास दो एलील्स होती हैं, चाहे वो ए बी हो, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी बी हो, चाहे वो ए आई हो या बी आई हो। ठीक है, मतलब दो एलील्स ही होते हैं। अगर ए है तो ए आएगा, अगर ए आई है तो क्या होगा, ए होगा, ऐसा ही होता है। मेरे अंदर ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए मेरे पास दो एलील्स हैं, आपके पास ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए दो एलील्स हैं, आपके पड़ोसी के पास ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए दो एलील्स हैं, आपके बहन भाइयों के पास, आपके मम्मी पापा के बीच दो एलील्स हैं जो कि आपके ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। ठीक है, पर आप देखो अगर इंडिविजुअल में, आप देखो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखो, पॉपुलेशन में देखो, हर इंडिविजुअल में एक तो हमारे पास आ गया ए, एक तो हमारे पास आ गया ए, एक आ गया हमारे पास बी और एक आ गया हमारे पास आई। आप अगर इंडिविजुअल में देखो, आपके पास मतलब इंडिविजुअली अगर आप मेरे अंदर देखो दो एलील्स हैं, पॉपुलेशन में देखो तो आपके पास तीन एलील्स हैं। मल्टीपल एलीलिज्म क्या कहता है, द कैरेक्टर्स are controlled by two alleles in an individual, but more than two alleles in a population. ठीक है, The characters are controlled by two alleles. आपके अंदर जो करेक्टर है, ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल है इसका, तो वो करेक्टर अगर आप इंडिविजुअल में देखो, आपके पास दो एलील्स आपके करेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं। इंडिविजुअली देखो तो दो एलील्स है, पूरी पॉपुलेशन में देखो, ग्रुप में देखो तो दो एलील से ज्यादा है। दो एलील से ज्यादा मतलब ए बी और आई, आपके पास तीन है, दो एलील से ज्यादा है, इसे हम बोलते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। I hope you understand. The characters are controlled by two alleles in an individual, but more than two alleles in a population. पॉपुलेशन में देखो, हर बंदे में देखो, ग्रुप में देखो तो आपके पास ए बी और आई, मतलब मोर देन टू एलील्स हैं। मेरे अंदर दो एलील्स, मेरे अंदर तो तीन एलील्स नहीं है ना, मैं इंडिविजुअली बोल रही हूँ अपने बारे में, मैं ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। जो करेक्टर को कंट्रोल कौन कर रहा है इंडिविजुअल में, दो एलील्स, दो एलील्स से ज्यादा पॉपुलेशन में। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर प्लायोट्रॉपी का कंसेप्ट बता देती हूँ मैं आपको। प्लायोट्रॉपी, अगर स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया हो तो आई एम रियली सॉरी। प्लायोट्रॉपी क्या होता है, ए पेयर ऑफ एलील्स कंट्रोलिंग मोर देन वन करेक्टर। ठीक है, एक जोड़ा एलील्स का एक से ज्यादा करेक्टर को कंट्रोल करे उसे हम प्लायोट्रॉपी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल क्या कहती है, आपके पास एक बड़ा वाला ए है और एक छोटा वाला ए है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ा वाला ए छोटे वाले ए को डोमिनेट कर जाए।
ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही बड़ा वाला ए छोटे वाले ए को डोमिनेट कर। तो एक ही एलील के पेयर्स एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते। ए इसको डोमिनेट करने की जरूरी नहीं है। एक ही एलील के पेयर्स एक से ज्यादा, मोर देन वन कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर, वो कैरेक्टर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मतलब एक एलील है, वो बोल रहा है कि मैं इस वाले कैरेक्टर को भी छेड़ूंगा, मैं इस वाले को भी छेड़ूंगा, मैं इस वाले कैरेक्टर को भी छेड़ूंगा। वो सब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को छेड़ रहा है, उसे हम प्लायोट्रॉपी बोलते हैं। एग्जाम्पल हम इसमें पढ़ते हैं, सिंगल लिख रही थी मैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है समझाती हूँ। देखो, आपको पता है आरबीसी का, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में हमारे पास 4 ये हेमोग्लोबिन है पहली बात तो, आई एम टॉकिंग अबाउट हेमोग्लोबिन। इसके पास 4 हेम पार्टिकल होते हैं और इसके पास एक 4 मतलब चेन, हर एक हेम पार्टिकल के ऊपर एक चेन लगी होती है जो कि प्रोटीनेशियस चेन होती है, मतलब प्रोटीन की बनी हुई चेन होती है। इसमें हमारे पास 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 हमारे पास बीटा चेन्स होती हैं। अब जैसे ये प्रोटीनेशियस चेन है तो इधर को प्रोटीन से बनी हुई चेन, मतलब अमाइनो एसिड जुड़ के एक अमाइनो एसिड जुड़ के एक चेन बन गई। तो इधर को अमाइनो एसिड हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसी चेन हो सकती है अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, जो बीटा चेन है, ये जो बीटा, ये वाला जो बीटा चेन है, इस बीटा चेन पे जो 6th नंबर पे अमाइनो एसिड है 1 2 3 4 5 6, मतलब ये वाला जो अमाइनो एसिड है ये खराब हो जाता है, किसी कारण इसमें म्यूटेशन आ जाती है, ठीक है। किसी कारण म्यूटेशन हो गई, यहाँ का जो अमाइनो एसिड 6th नंबर पे जो अमाइनो एसिड है बीटा चेन का, वो खराब हो जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका 6th नंबर पे जो अमाइनो एसिड है वो खराब ना हो तो उसकी जगह पे बनता है ग्लूटामिक एसिड। मतलब ये अगर खराब नहीं होगा तो इधर को बनेगा ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो अगर मान लो 6th नंबर पे जो अमाइनो एसिड था ये हो गया खराब, अगर ये खराब हो गया तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन बन जाता है। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब इधर को प्लायोट्रॉपी में मैंने बोला मोर देन 1 कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। कैरेक्टर कौन सा हो गया, कैरेक्टर्स कौन से हो गए, पहला कैरेक्टर इसमें ये आ गया कि 6th नंबर पे जो अमाइनो एसिड था वो खराब हो गया। अगर वो खराब हो गया तो पूरी की पूरी बीटा चेन खराब हो गई, ठीक है। एक कैरेक्टर हो गया कि बीटा चेन पूरी की पूरी खराब हो गई, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है इसकी जगह पे। दूसरा कैरेक्टर कहां पे बनाऊं, दूसरा कैरेक्टर यहां पे लिख देती हूँ, ये आरबीसी ऐसा होता है, ठीक है। नॉर्मली जो आरबीसी है वो ऐसा होता है, दिस इज आरबीसी, बाइकॉन्केव शेप होती है, बाइकॉन्केव शेप हो जाती है। इस अमाइनो एसिड के खराब होने की वजह से, इस बीटा चेन के खराब होने की वजह से हमारा जो आरबीसी है उसका शेप ऐसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है। सिकल पता है ना, दराटी पता है, दराटी जो घास काटते हैं, जिससे जैसे गांव में घास काटने के लिए काम आती है, और हम गंदम काट सकते हैं, ठीक है, मक्की काट सकते हैं, कुछ भी काट सकते, क्रॉप्स कोई भी क्रॉप काट सकते हैं और घास काटते हैं। उसकी शेप कैसी होती है, उसकी शेप होती है ऐसी, ठीक है, ऐसी होती है। इधर से पकड़ने वाला होता है और इधर से हम लोग ऐसे घास काटते हैं। तो इसकी शेप और इसकी शेप आपको सेम नजर आ रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। मतलब
एक बीटा चेन खराब होने की वजह से दूसरा करेक्टर क्या आया, आरबीसी की शेप खराब हो गई। अब देखो एक से ज्यादा करेक्टर को कंट्रोल किया है प्लायोट्रापी ने। प्लायोट्रापी मतलब सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में हेमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है वो खराब हो जाती है, उस पे 6 नंबर का अमाइनो एसिड खराब हो जाता है, किसी कारण उसमें म्यूटेशन आ जाती है, बनना होता है नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड और बन जाता है वेलिन। इस वजह से क्या होता है, उसकी पूरी की पूरी मतलब इस सिकल सेल एनीमिया की वजह से पूरी की पूरी बीटा चेन खराब हो गई। अगर ये एक अमाइनो एसिड भी खराब हो जाता है तो पूरी की पूरी चेन, देखो ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया, पूरा का पूरा बीटा चेन खराब हो गया। एक करेक्टर ये, आरबीसी की शेप बिगड़ गई। आरबीसी की शेप सिकल सेल एनीमिया में ऐसी हो जाती है क्योंकि बीटा चेन खराब हो जाता है, इसलिए हम इसको नाम लेते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल दराटी जैसी आरबीसी की शेप बन जाती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कहाँ बताऊं आपको, दिखेगा यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे ये एक था, इसमें म्यूटेशन आया ना, जैसे एक ये खराब हो गया, जैसे ये दो एलील्स थे एचबीएस, ठीक है, ये हेमोग्लोबिन का यहाँ पे एलील्स दो खराब हो गए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मतलब ये पेयर्स में थे एलील, तो इनकी वजह से क्या हुआ, एक तो बीटा चेन खराब हो गई, दूसरा हमारा आरबीसी का शेप बिगड़ गया। नॉर्मली ऐसा शेप होता है बाइकनकेव, लेकिन वो खराब हुआ ना, ये एक 6th नंबर का जो अमाइनो एसिड है वो खराब हुआ, तो मतलब ये इसकी शेप बिगड़ जाती है। आई होप कि आपको प्लायोट्रापी समझ में आ गया। एक और एग्जांपल है जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, वो कर लेते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप जरा। पी प्लांट पे वापस से आओ, पी प्लांट पे वापस से आओ। करेक्टर हम ले रहे हैं सीड शेप। अभी हम एक करेक्टर ले रहे हैं सीड शेप, ठीक है। पी प्लांट की बात हो रही है, तो हमारे पास 3 कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास 3 कंडीशंस होंगी, तो हम बोल सकते हैं कि इसने इसको डोमिनेट करा या नहीं करा या कुछ भी है। देखो अभी अगर हम पी का जो दाना है मोटा बनेगा या रिंकल्ड बनेगा, पी की शेप में अगर वो दाना मोटा बनेगा मतलब राउंड बनेगा या रिंकल्ड बनेगा, वो डिसाइड होगा भी। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बी एलील की बात कर रही हूँ, इधर बी है, या तो एक कंडीशन ये होगी या तो एक कंडीशन ये होगी, या दोनों ही स्मॉल बी होंगे, ठीक है। अब इधर पे जो एलील है वो बी बड़ा बी छोटा बी, छोटे दोनों बी आ गए, ठीक है। अब मान लो ये बड़ा वाला जो होता है ये हमेशा मतलब डोमिनेंट होता है, और छोटा वाला जो बी होता है हमेशा रिसेसिव होता है। जो बड़ी तगड़ी चीजें होती है वो डोमिनेंट होती है, और छोटी चीजें होती है वो रिसेसिव होती है। अब यहाँ पे बड़ा वाला बी है, यहाँ नीचे मेरे को फिर जगह नहीं रहेगी, मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ। बड़ा वाला बी है, तो बड़ा वाला बी हमेशा ही डोमिनेंट होता है, तो इसके लिए राउंड पी आ जाएगा। पी की जो दाना है उसका शेप राउंड राउंड आ जाएगा, गोल गोल दाना होगा। अब बड़ा बी और छोटा बी की बात हो रही है, मतलब बड़ा बी हमेशा ही डोमिनेंट होता है छोटे वाले बी पे, बड़ा बी हमेशा छोटे वाले बी पे डोमिनेंट होता है। मान लो इसने इसको डोमिनेट कर दिया, अब अगर इसने इसको डोमिनेट करा तो हमारे पास सीड का शेप राउंड आएगा, राउंड पी आया। अब इधर को जो चीज रिसेसिव है, तो छोटा वाला है तो रिसेसिव है, मतलब इधर को रिसेसिव जो होती है वो छोटी चीजें होती है, तो रिंकल्ड आ गया। जोड़ियों वाला पी का दाना आ गया, ठीक है। अब करेक्टर यहां पे लिख देती हूं मैं, करेक्टर साथ साथ में जानेंगे, एनसीईआरटी की एग्जांपल है रे। करेक्टर में सबसे पहला करेक्टर हमने लिया पी सीड्स शेप। एक करेक्टर हमारे पास ये आ गया, इधर को एक करेक्टर आ गया कि इनकी वजह से पी का शेप, पी का जो दाना है, पी की सीड की शेप डिसाइड हुई, इसकी वजह से राउंड हुई, इसने इसको डोमिनेट कर दिया, राउंड आ गई, और ये था ही छोटा तो रिसेसिव आ गया, मतलब रिंकल्ड सीड आ गया। दूसरा करेक्टर हम इसमें लेंगे साइज ऑफ
स्टार्च ग्रेन। स्टार्च क्या है? कुछ नहीं है, बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब देखो दूसरे करेक्टर पे आ जाओ। पहला करेक्टर शेप हो गई। दूसरा करेक्टर ये है कि अगर ये बड़ा वाला बी है, अगर ये बड़ा वाला बी है तो इसके अंदर देखो जो पी का सीड होता है उसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भरे होते हैं। तो अगर पी की शेप डिसाइड होगी उसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स भी डिसाइड होंगे। दूसरा करेक्टर भी है ये, तो ये बड़ा वाला बी है तो मतलब बड़ा वाला है जो डोमिनेंट है, उसमें बड़े बड़े स्टार्च ग्रेन्स आएंगे, ठीक है, बड़े बड़े स्टार्च ग्रेन्स आएंगे। अब देखो, अब बड़ा वाला बी इसको पहले वाले करेक्टर में डोमिनेट कर गया था, बट इस वाले करेक्टर में ये इसको डोमिनेट करेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस ये है कि जैसे बड़े वाले बी ने छोटे वाले बी को डोमिनेट कर दिया तो हमारे पास राउंड सीड की शेप आई थी, बट इधर को हमारी एक्सपेक्टेशंस गलत निकली। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे वैसा होता नहीं है। बड़ा वाला बी छोटे वाले बी को डोमिनेट नहीं करता। देयर इज नो डोमिनेंस बिटवीन कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो इधर को जो स्टार्च ग्रेन्स आएंगे वो इंटरमीडिएट होंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट होंगे, ठीक है। और इधर तो है ही छोटा, तो इधर बिल्कुल पिद्दू पिद्दू से स्टार्च ग्रेन्स आएंगे। जो रिसेसिव है भाई वो दबा हुआ है, छोटा है, ठीक है, बिल्कुल पिद्दू पिद्दू से स्टार्च ग्रेन्स आएंगे। इधर को लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आए। इधर का जो करेक्टर आया वो करेक्टर लिख रही थी, इंटरमीडिएट करेक्टर आया या ग्रेन्स आए। और इधर को वेरी वेरी स्मॉल, अब देखो पहला करेक्टर क्या डिसाइड करा? सीड की शेप। दूसरा करेक्टर साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। बट यहाँ पर ये अगर बड़ा वाला बी था तो ठीक है यार, लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आएंगे क्योंकि है डोमिनेंट, तो बड़ा वाला आगे से मोटा दाना है। बट बी इज नॉट डोमिनेंट ओवर। इधर को हमने क्या देखा? इन सेकंड केस बी इज नॉट डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी, ठीक है। दूसरे केस में, इस वाले केस में अब देखो तो बड़े वाले बी ने छोटे वाले बी को डोमिनेट नहीं करा। हेयर डोमिनेंस डिडंट शो, यहाँ पे कोई डोमिनेंस नहीं दिखा। पहले वाले कैरेक्टर में डोमिनेंस किया था, दूसरे वाले कैरेक्टर में इसने इसको डोमिनेट नहीं करा। और जहां पर बीच वाला कैरेक्टर आ जाए, जहां पर एक एलील दूसरे एलील को सप्रेस ना कर पाए, दबा ना पाए, उसको वो ना कर पाए, हमें जहां पे डोमिनेंस ना शो हो, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? उस केस में हम क्या बोलते हैं? जस्ट अभी हमने पीछे पढ़ भी लिया है। बीच वाला कैरेक्टर, इंटरमीडिएट कैरेक्टर किस में आया था? स्नैपड्रैगन नहीं पढ़ा था अभी हमने पीछे? रेड फ्लावर और पिंक फ्लावर में नहीं हमने क्रॉसिंग करवाई थी, तो आगे बीच वाला कैरेक्टर आया था, इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया था पिंक। तो हम वो क्या पढ़ रहे थे? हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे थे। एक्सेप्शंस में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ रहे थे। हियर वी कैन सी in second character we can see incomplete dominance। एक करेक्टर में डोमिनेंस शो करा, इधर को डोमिनेंस शो करा यार, डोमिनेंस शो हुआ हमें। इन सेकंड केस, इस वाले केस में डोमिनेंट शो हुआ पहले करेक्टर में। सेकंड केस में हमें बी इज नॉट डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहले वाले में डोमिनेंस, दूसरे में इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लायोट्रॉपी। प्लायोट्रॉपी मतलब अ पेयर ऑफ एलील्स कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर। एक कैरेक्टर, ये पेयर्स ऑफ एलील्स हैं, ठीक है। एक कैरेक्टर तो इन्होंने डिसाइड करा ही, वन कैरेक्टर तो डिसाइड करा सीड का शेप, बट मोर देन टू कैरेक्टर्स भी उन्होंने कंट्रोल करे, डिसाइड करे। और दूसरा कैरेक्टर कौन सा था? साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। अब देखो प्लायोट्रॉपी में
हमें एक तो एक जगह पे डोमिनेंस देखने को मिला, पहले वाले करेक्टर में डोमिनेंस देखने को मिला, एंड सेकंड करेक्टर में हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिला, मतलब यहाँ पे हमें बीच वाला करेक्टर मिला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया प्लायोट्रॉपी। एग्जाम्पल पढ़ी सिकल सेल एनीमिया, और ये एनसीईआरटी की ही एग्जाम्पल, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ। आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड पढ़ लिया हमने, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ लिया है, एक्सेप्शंस आज पढ़ ली हैं। आज मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं आपको। आज मैंने आपको बताया को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और क्या बताया, मल्टीपल एलिनिज्म, प्लायोट्रॉपी बताया, बहुत सारी चीजें समझा दी ना आपको। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को तो आप लाइक कर ही देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद डाई हाइब्रिड क्रॉस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।